नमस्कार दोस्तों। करनाल की स्थानीय अदालत ने खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर समीर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब समीर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की जांच टीम लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक समीर पुलिस की जांच टीम के हत्थे नहीं चढ़ा, वह बचने में कामयाब हो रहा है। इधर जिस तरह से समीर की जमानत याचिका खारिज हुई है, इससे एक बार फिर साबित हो गया है कि करनाल में फर्जी धान खरीद घोटाला कितना बड़ा घोटाला है और इसे लेकर जांच एजेंसियां कितनी गंभीर हैं। समीर वशिष्ठ पर एक नहीं बल्कि दो एफआईआर दर्ज हैं। पहली एफआईआर में उन पर एक राइस मिल को फर्जी गेट पास काटकर धान देने का आरोप है, तो वहीं दूसरे मामले में उन पर फर्जी गेट पास के आधार पर धान की बिक्री के आरोप हैं। इन दोनों मामलों की एफआईआर अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज है और इन दोनों मामलों में ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात जो सामने निकल कर आ रही है वह यह है कि जब समीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए इतना लंबा समय हो गया, तो फिर आखिर क्यों अभी तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। सवाल इसलिए भी पैदा हो रहा है क्योंकि करनाल मंडी की तत्कालीन सचिव आशा रानी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है और उन्हें भी मंडी बोर्ड ने सस्पेंड भी कर दिया है। इसके बाद भी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और उन्हें पूरा मौका मिल गया कि वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत लेकर आ गई हैं। हालांकि अभी उन्हें नियमित जमानत नहीं मिली, फिर भी वह किसी न किसी तरह से अपने आप को अभी तक जांच एजेंसियों से बचाने में कामयाब होती नजर आ रही है। तो क्या अब समीर वशिष्ठ भी इसी पैटर्न पर अंतरिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि नियम है, कायदा है कि जब भी कोई आरोपी है, किसी आरोपी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसे सबसे पहले निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करनी पड़ती है और यहाँ उसकी जमानत याचिका यदि खारिज हो जाए तो उसके पास एक विकल्प बचता है कि वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। आशा रानी की भी स्थानीय अदालत में जमानत याचिका खारिज हो गई थी और बाद में वह पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चली गई थी, जहां से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। अब सेम पैटर्न पर वशिष्ठ भी जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं और स्थानीय अदालत में जब उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई तो वह एक बार फिर फरार हो गए हैं, जांच एजेंसियों की पहुंच से दूर चले गए हैं। हालांकि जांच एजेंसियों ने उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज की है, लेकिन अभी तक जांच एजेंसियों के हाथ समीर वशिष्ठ नहीं लगे। सवाल अब यह पैदा हो रहा है कि आखिर समीर वशिष्ठ की स्थानीय अदालत से जमानत याचिका रद्द होने के मायने क्या हैं? तो जानकारों का कहना है, कानून विशेषज्ञों का कहना यह है कि क्योंकि बड़े पैमाने पर धान की घोस्ट प्रोक्योरमेंट हुई है और इस मामले में समीर से जांच टीम को पूछताछ करनी है। इसके साथ साथ फर्जी गेट पास कटे हैं, जो धान कागजों में फर्जी तरीके से दिखाई गई है और उस धान को मिलर तक पहुंचाया भी गया है। इन सभी आरोपों पर समीर वशिष्ठ की जांच एजेंसियों को तलाश है। जांच टीम ने इस तरह के तर्क अदालत में दिए और इन तर्कों के आधार पर अदालत ने यह माना कि समीर वशिष्ठ को पुलिस या जांच टीम हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है, क्योंकि यह न सिर्फ किसानों के एमएसपी की धोखाधड़ी है बल्कि सरकार के फंड में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। पुलिस की जांच टीम का यह भी कहना है कि समीर वशिष्ठ इस पूरे कांड के एक मुख्य कड़ी हैं, क्योंकि उनके बिना इतना बड़ा घोटाला संभव ही नहीं था। आखिरकार कैसे फर्जी गेट पास कटे और किस तरह से फर्जी गेट पास के आधार पर ही फर्जी तरीके से धान की सरकारी खरीद दिखा दी गई और यह धान मिलों में पहुंचा भी दिया गया, यानी कि पूरे का पूरा फर्जीवाड़ा किया गया और इस पूरे फर्जीवाड़े में कई स्तर पर समीर की भूमिका रही है, ऐसा जांच टीम का मानना है। और जांच टीम ने तर्क दिया कि समीर वशिष्ठ को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करनी बहुत जरूरी है ताकि इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया जा सके। इसके साथ साथ फर्जी गेट पास कांड में मंडी प्रशासन, आढ़ती और मिलर की क्या भूमिका रही और कर्मचारियों की क्या भूमिका रही, यह भी तलाशना जांच टीम के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए भी समीर वशिष्ठ की जांच एजेंसियों को तलाश है। समीर पर 2 एफआईआर दर्ज हैं, उस पर पहली एफआईआर थाना सदर में दर्ज है और दूसरी एफआईआर सिटी थाने में दर्ज है। इन 2 एफआईआर में ही समीर वशिष्ठ की जांच एजेंसियों को तलाश है। यदि समीर वशिष्ठ गिरफ्तार हो जाते हैं तो अन्य आरोपियों पर भी दबाव बनेगा और इसके साथ साथ पुलिस की जांच टीम समीर को कस्टडी में लेकर पूछताछ भी कर सकती है। जमानत याचिका खारिज करने से
अदालत का यह संदेश तो साफ है कि यह बड़ा घोटाला है और इसकी निश्चित रूप से गहनता से जांच होनी ही चाहिए। आपको याद होगा कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेंद्र चौहान ने एक शिकायत दी थी और इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि करनाल में फर्जी गेट पास के आधार पर कम से कम 1500 करोड़ रुपए का धान खरीद घोटाला हुआ है। यह घोटाला एमएसपी के नाम पर किया गया था और यह एमएसपी सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए है ताकि किसानों को उनकी फसलों का उचित भाव मिल सके। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस एमएसपी पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक सुनियोजित गिरोह है और जिसमें कई स्तर पर कई बड़े अधिकारी भी सीधे सीधे तौर पर मिले हुए हैं। इसी घोटाले को आधार बनाकर जब जांच की गई तो एक के बाद एक करनाल में सरकारी धान खरीद में जो गड़बड़ियां हुई हैं वो परत दर परत वह घोटाला सामने आता चला गया और यह मामला इतना बड़ा बन गया कि अब अधिकारियों समेत कर्मचारियों की भूमिका सवालों के घेरे में नजर आ रही है। इस मामले में पुलिस की आगे कार्रवाई अब यह हो सकती है कि पुलिस समीर को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश देगी। इसके साथ साथ आरोपियों से पूछताछ करने के लिए और किस तरह से इस केस को बिल्ड किया जाए और किस तरह से इस पूरे घोटाले को डिकोड किया जाए, यह जांच करना भी पुलिस की जांच टीम का काम है। क्योंकि जब तक इस पूरे घोटाले को डिकोड नहीं किया जाएगा, पुख्ता सबूत नहीं जुटाए जाएंगे, तब तक अदालत में भी यह मामला नहीं टिकेगा। यह बहुत बड़ा आर्थिक अपराध है और इसकी जांच अगर सिलसिलेवार जांच एजेंसियां करती हैं तो न सिर्फ करनाल बल्कि यमुनानगर, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र में भी इस तरह की गड़बड़ी को डिकोड करना जांच टीम के लिए आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि इस बार धान खरीद में हरियाणा में व्यापक स्तर पर फर्जी गेट पास के नाम पर फर्जी धान की खरीद दिखाई गई है और इस तरह से एमएसपी में भारी गड़बड़ी खरीद एजेंसियों और मंडी प्रशासन, आड़ती और मिलर ने एक ऐसा गिरोह तैयार किया जिसने बड़े स्तर पर इस घोटाले को अंजाम दिया है। इस पूरे घोटाले पर हर किसी की नजर लगी हुई है क्योंकि न सिर्फ किसान बल्कि मिलर, आड़ती और समाज का एक बहुत बड़ा तबका भी पुलिस की कार्यप्रणाली की ओर देख रहा है कि क्या इतने बड़े आर्थिक घोटाले का पर्दाफाश हो पाएगा, क्या इसके आरोपियों को पुलिस सजा दिलवा पाएगी। लेकिन यह तभी संभव है जब जांच टीम तेजी से कार्रवाई करे और आरोपियों को गिरफ्तार करे और इस तरह से तर्क और सबूत जुटाए कि जिन्हें अदालत में रखकर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके और अदालत को संतुष्ट किया जा सके कि पुलिस की कार्यप्रणाली की पुलिस की जांच सही दिशा में हुई है और पुलिस के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो साबित कर सकते हैं कि आरोपियों ने इस घोटाले को किस तरह से अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरह से आशा रानी को अभी तक बचने का मौका दिया गया और जिस तरह से समीर पुलिस की गिरफ्त से अभी तक फरार चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि पुलिस आशा रानी को इतना समय दिया कि वह पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत ले पाई और अब समीर भी सेम इसी पैटर्न पर जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं और अगर समीर को जमानत मिल जाती है तो जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, जांच टीम को अब इस तरह से अपने इस केस को तैयार करना चाहिए जिससे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में इस केस को इस तरह से रखें कि आशा रानी को भी जमानत ना मिल पाए और पुलिस की जांच टीम आशा रानी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सके। लेकिन यह तभी संभव है जब पुलिस इस पूरे मामले को ठोस और तार्किक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से आधार बनाकर इस पूरे केस को सबूत जुटाए और इस पूरे घोटाले की इस तरह से परत दर परत डिकोड करे कि जिसे कोर्ट में रखना भी आसान हो और जिसे कोर्ट में साबित भी किया जा सके कि इन अधिकारियों ने किसी न किसी स्तर पर सरकारी फंड में, एमएसपी में और फर्जी गेट पास बनाकर सरकारी धान खरीद में गड़बड़ी की है। एमएसपी सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए है। किसानों को सरकार यह आश्वासन और भरोसा देती है कि वह फसल उगाएं और उनको उनकी फसल का उचित दाम मंडियों में मिलेगा और इसी को तय करने के लिए एमएसपी सरकार तय करती है। इस एमएसपी पर सिर्फ और सिर्फ किसानों का हक है और यह उनका अधिकार भी है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम इस तरह से डाका डाल रहा है कि सरकारी खरीद प्रक्रिया इतनी दोषपूर्ण है कि इसमें बड़े बड़े घोटाले कुछ भ्रष्ट अधिकारी आसानी से कर जाते हैं और यदि इसी तरह से एमएसपी की लूट जारी रही तो जाहिर है केंद्र और राज्य सरकारों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और वह दिन दूर नहीं है जब केंद्र व राज्य सरकार एमएसपी से हाथ खींच भी सकती है। और सोचिए यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो क्या उस सूरत में किसान फसल पैदा करेंगे और क्या तब आम आदमी को पर्याप्त भोजन मिल पाएगा? यह सवाल अपने आप में बड़ा है। इसलिए यह समस्या सिर्फ किसान की समस्या नहीं है, यह समस्या सिर्फ भ्रष्टाचार की समस्या नहीं है, यह समस्या
पूरे समाज की समस्या और पूरे समाज को इस भ्रष्टाचार पर खुलकर बोलना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, जिससे सरकार पर भी यह दबाव बने कि इस तरह के घोटालों को और इस तरह की गड़बड़ी को और एमएसपी को लेकर सरकारी खरीद में जिस तरह से लूट मची हुई है, इस लूट पर भी रोक लगे। यही वजह है कि हर किसी को इस पूरे मसले पर आवाज उठानी चाहिए। हालांकि इस बार सरकार ने जिस तरह से ठोस और कठोर कार्रवाई की है, इससे यह बात तो समझ में आ रही है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। पहली बार इस तरह के घोटाले पर सरकार ने न सिर्फ एफआईआर दर्ज कराई बल्कि व्यापक स्तर पर जांच भी कराई और एसआईटी गठित करके इस पूरे घोटाले की जांच भी की जा रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूंकि सरकार के विजन को इंप्लीमेंट करना अधिकारियों की और पुलिस की जिम्मेदारी है, और ऐसे में पुलिस और अधिकारियों से भी उम्मीद की जा रही है कि वह भी निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से काम करते हुए जो भी इस घोटाले के आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से इस पूरे घोटाले की जांच करेंगे। हर किसी से यह भी अपील है कि इस घोटाले पर पुरजोर आवाज उठाई जाए, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा मिले और एमएसपी जो सिर्फ किसान का हक है, किसान को ही मिले। किसान एमएसपी पर कानूनी अधिकार चाहते हैं, और अगर वास्तव में किसानों को लगता है कि एमएसपी उनका अधिकार है और इसको कानूनी रूप मिलना चाहिए, तो किसानों को भी इस पूरे मसले पर आवाज उठानी चाहिए और जोरदार तरीके से निडर होकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए, ताकि सरकार पर यह प्रेशर बने या उन अधिकारियों पर भी यह प्रेशर बने कि भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा मिले। अगर आपको मेरा काम, मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आम आदमी तक यह बात पहुंचे कि किस तरह से किसानों के हक पर एमएसपी जो किसानों का हक है उस पर किस तरह से कुछ अधिकारी डाका डाल रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं मनोज ठाकुर।